हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं आपका दोस्त वसीम, फिजिक्स मेंटर इस कोचिंग में। तो आपको पीसीटी का आज टेस्ट हुआ है सेकंड, उसका डिस्कशन होने जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है टू मासेज m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाई लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। यहाँ पर देखो, एक मास है m1 और एक मास m2 जिसका वैल्यू 1 and 2 किलोग्राम है। क्वेश्चन में बोला गया है कि बोथ द मासेस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में दोनों के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है। तो आपको मालूम है ये भारी है तो ये नीचे जाएगा विद एक्सेशन ए, ये ऊपर की ओर जाएगा विद एक्सेशन ऑफ ए। दोनों का एक्सेशन सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन निकालते हैं। इसका मास है, फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं m2 a2 प्लस m1 a1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। यहाँ पर दोनों का एक्सेशन सेम होगा बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर मास है 2, एक्सेशन का वैल्यू a प्लस, अच्छा यहाँ डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो इस डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव। तो m की जगह पर m1 हो जाएगा, एक्सेशन 1 डिवाइडेड बाई m1 यानी 2 और प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन आया उसका वैल्यू आया a/3, a/3, ठीक है ना। चलो a का वैल्यू जरा देखो कैसे निकालते हैं। a कितना होगा, a बराबर है हमारा 2 - 1/3 इंटू g, ये आ गया g/3। तो हमारा जो a आया वो g/3 है, ठीक है ना। तो a की जगह g/3 रखेंगे तो g/3 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गया g/9। g का वैल्यू 10, 3 3 जा 9, 10/9। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन हमारा 10/9 आया। हमको बताना है डिस्टेंस। मान लेते हैं कि हमारा s डिस्टेंस चला तो u की वैल्यू 0, s बराबर ut प्लस हाफ at², सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन इंटू t², 1/2। सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन हमें दिया है 10/9, अभी निकाला। टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और डिस्टेंस 2 सेकेंड में निकालना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। पहला आंसर आएगा 20/9। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20/9 मीटर। तो यहाँ पर पहले तो आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन का वैल्यू निकालेंगे और सेंटर ऑफ मास के एक्सेशन से हम लोग मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at²। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, इट रिटर्न टू द ग्राउंड विद a velocity of 9 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो, हम लोग को ये मालूम है कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं तो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल जाता है ऊपर जाएगा फिर लौटेगा, तो उसी वेलोसिटी से वो नीचे लौटता है। इसका मतलब है जाने वाली वेलोसिटी और जब जिस जगह पर है वहां पर लौटने वाली वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती है, अगर एयर रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर ना करें। यहाँ पर उल्टा है, थोड़ा भाई गड़बड़ है। यहाँ जाने वाली वेलोसिटी 10 है लेकिन लौटने वाली वेलोसिटी 9 है। इसका मतलब यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो है एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा। और एयर रेजिस्टेंस अगर हम लोग लेंगे तो फिर पहले एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चले मान लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने AR मान लिया, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस हमारा AR है। तो फाइनल मान लेते हैं ये हमारी मैक्सिमम हाइट है h। तो यहां पर हम लोग h बराबर लिखेंगे b² बराबर u² माइनस 2gh, और g की जगह अब हम लोग यहाँ पर
एक्सेशन का रिजल्टेंट वैल्यू लिखेंगे, यानी कि A इंटू एच, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी यहां पर हो गई 0, तो यहां पर जो h आएगा वो आ गया हमारा u स्क्वायर अपान 2, और एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर AR है और g की वैल्यू हमारी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो जो A होगा वो ऊपर जाते समय हमारा g प्लस A होगा, g प्लस AR, ठीक है ना। अब अगर यहां से गिरेगा तो हम लोग इस जगह से यहां के लिए इक्वेशन फिर से बनाएंगे। अब यहां से यहां के लिए फाइनल वेलोसिटी हमारा u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 और प्लस 2, और जो g आएगा उसकी जगह पर हम लोग g माइनस एयर रेजिस्टेंस इंटू एच लिखेंगे। तो h बराबर आ गया हमारे पास u स्क्वायर अपान 2g माइनस AR, ठीक है ना। ये हमारा असेंडिंग का है, असेंडिंग का है, और ये हमारा डिसेंडिंग का है, डिसेंडिंग का, ठीक है ना। हाइट की वैल्यू दोनों केस में सेम होगा, तो अगर h की वैल्यू दोनों में सेम हो गया तो यहां पर ये जो u है उसको हम लोग v लिख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी, ये इसको v मान लिया। चलो यहां से देखो भाई, वैल्यू दोनों में वेलोसिटी की वैल्यू दी है, तो यहां पर u स्क्वायर अपान 2g प्लस AR बराबर आ गया b स्क्वायर अपान 2g माइनस AR। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों टाइम में हम लोग हाइट की वैल्यू लिख रहे हैं, तो यहां से हमारे पास u की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10 का स्क्वायर 100 हो गया, g प्लस AR, और v की वैल्यू यहाँ पर 9 है, स्क्वायर करेंगे 81, g माइनस AR। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा लगभग में 1 आएगा, एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग 1 आएगी। हाइट की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में, तो इसी इक्वेशन, इस AR की वैल्यू जो आई है इसको यहाँ पर रख दें, तो h बराबर u स्क्वायर हो गया 100 इंटू 2, g प्लस AR, g का वैल्यू 9.5 दिया है क्वेश्चन में, और AR का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 ले लिया, तो ये हो गया हमारा 10.5। डबल करेंगे तो हाइट हमारा आ गया 100 अपान 21, लगभग वैल्यू ये 4.6 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो हमारा सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, लगभग में आंसर आएगा 4.7, लेकिन आंसर है नहीं तो 4.6 लगा देंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा, और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी जहाँ से फेंकी गई है और जब लौट के आ रही है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम हो गई, तो जहाँ से फेंका गया है, ऐसे जब हम लोग किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं जिस वेलोसिटी से, तो उसी वेलोसिटी से वो वहीं पर आती है। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कम है, इसलिए यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस हम लोग कंसीडर करके सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। तो मास ऑफ बुलेट हमें दिया है 50 ग्राम, तो ग्राम को पहले किलोग्राम में बदल दें, तो 10 की पावर -3 किलोग्राम हो गया। और गन का मास दिया है, मास ऑफ गन इक्वल टू 2 किलोग्राम। हमको मालूम है यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है द टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी, टोटल वाला काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, ठीक है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें दे रखा है 2050, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दिया है। अब चलो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर गन से अगर बुलेट फायर होता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं,
मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग पढ़ते हैं पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन अब बराबर हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2 मास ऑफ गन, ठीक है ना। इसी तरह बुलेट की अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बराबर पी स्क्वायर बाई 2 मास ऑफ बुलेट। दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दें, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कट गया, एम बी अपान एम जी आ गया, एम बी अपान एम जी। मास ऑफ बुलेट हमें क्वेश्चन में दिया है, मास ऑफ बुलेट दिया है 50 इंटू 10 की पावर -3 और मास ऑफ गन की वैल्यू हमें 2 दिया है, वैल्यू आ गया 25 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट अपान काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन इक्वल टू, उल्टा कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/25 इंटू 10 की पावर -3। तो ये 1000/25 हो गया, 1000/25 सॉल्व करोगे तो ये आ गया 40। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग यहाँ पर निकालें, बुलेट की और गन का रेशियो 40:1 है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट हमारा आया 40 काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन, ठीक है ना। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन को ऐसे रहने दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट की जो वैल्यू है वो 40 kg है, तो ये हो गया 41। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन आया हमारा 2050 डिवाइडेड बाई 41। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 है ना। तो गन की काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी 50। चलो बुलेट की यहाँ पर देखें, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बुलेट की निकालें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बराबर 40 इंटू, और ये वैल्यू कितना आया 50, तो ये वैल्यू आ गया 2000 जूल। तो बुलेट का आएगा 2000 और, तो पहले बताना है बुलेट का, तो बुलेट का हमारा आया 2000, तो बुलेट का आएगा 2000 और गन का आएगा 50, तो 2050 सेकेंड ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए बॉडी इज एक्टेड बाई ए फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। क्वेश्चन में बोला गया है जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, यानी वेरिएबल फोर्स है। अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, है ना। तो यहां पर हम लोग अगर एफ को लिखें तो इसको लिखेंगे 1/x dx, इंटीग्रेट करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर आएगा वो log x आएगा, कहीं भी ऑप्शन नहीं है, आंसर होगा नन। क्वेश्चन नंबर 5, a uniform circular disc of radius a is taken, a circular portion of radius b has been removed। तो एक सर्कल है जिसका एक डिस्क है जिसका रेडियस a है, उसमें से एक डिस्क जिसका रेडियस b उसको रिमूव कर दिया गया। बचा हुआ पार्ट का सेंटर ऑफ मास अगर O2 पे हो और जो कि x2 डिस्टेंस पे है, तो हमको बताना है कि x2 का वैल्यू क्या होगा। तो अगर कहीं भी कटिंग होगा, यानी कि किसी डिस्क से कोई अगर डिस्क कट होता है, तो जो नया सेंटर ऑफ मास होगा, रिमेनिंग सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा x इक्वल टू होता है m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये कट पार्ट वाले में हम लोग यूज करेंगे। चलो अगर मान लेते हैं कि जो डिस्क है उसका मास m है, जो m1 है उसका वैल्यू हमने m लिया, तो जो पार्ट कट हुआ है उसका मास अगर m2 माने तो m2 का वैल्यू होगा पूरा मास अपान एरिया, पूरे का एरिया हो गया पाई a स्क्वायर इंटू कट पार्ट का एरिया,
तो पाई बी स्क्वायर। तो हमें मालूम हो गया यहाँ पर जो डिस्क कट हुआ उसका मास होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एम। पूरे का मास हमने m माना, तो यहाँ पर m1 और x1 हमने माना इस वाले पार्ट O को। तो बड़े वाले पार्ट का जो x1 है वो 0 होगा, तो m1 की जगह m लिखेंगे, x1 की जगह 0 लेंगे। m2 दूसरे वाले पार्ट का मास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एम है। x2 की वैल्यू, तो x2 यहाँ पर इस वाले का सेंटर और इस वाले के सेंटर के बीच की दूरी c है, तो x2 की वैल्यू c हो जाएगी डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो m1 की वैल्यू m और m2 की वैल्यू हमारी है बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एम। ठीक है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस m से देखो सारे कट जाएंगे तो बी स्क्वायर इंटू सी अपान नीचे क्या बचेगा, m से m सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो m कैंसिल हो गया, तो बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो आंसर हमारा आएगा माइनस का बी स्क्वायर सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस में आंसर आएगा सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। तो कट पार्ट के लिए हम लोग ये वैल्यू यूज करेंगे, इस फार्मूले से आंसर आ जाएगा। A satellite orbiting around the earth of radius r shift to radius 2r। तो r से हम लोग 2r में शिफ्ट किया। क्वेश्चन में बताना है टाइम ऑफ रिवोल्यूशन t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है। t2 बाई t1 इक्वल टू r2 बाई r1 का पावर 3/2। ठीक है, r2 का वैल्यू 2r रखेंगे, r1 का वैल्यू r रखेंगे, इसका पावर 3/2 करेंगे। 2 से 2 कट गया, 2 का पावर 3/2, तो ये हमारा हो गया 2 का पावर 3 8 और उसका अंडर रूट यानी √8। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 और 2√2 को लिख सकते हैं √2 का वैल्यू 1.4 होता है, तो 2 इंटू 1.4 2.8, तो 2.8 हो गया। तो t2 इक्वल टू आया हमारा 2.8 t1, तो 2.8 t1 यानी 2.8 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर है 7। ए बॉल ऑफ मास 25 किलोग्राम अटैच टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.596 मीटर मूविंग हॉरिजॉन्टल सर्किल। हॉरिजॉन्टल सर्किल में जो टेंशन होता है वो mv स्क्वायर बाई r के बराबर होता है। क्वेश्चन में टेंशन की वैल्यू 25 रखेंगे, मास की वैल्यू 0.25 रखेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है हमें, और रेडियस की वैल्यू 1.96 रखेंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे, पॉइंट से ये कट गया, 25 से ये कट गया, वेलोसिटी बराबर आ गया 196 बराबर 14 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 8। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बताना है रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेशन। जो रेडियल होता है उसको सेंटीमीटर एक्सेशन बोलते हैं। इसका वैल्यू बी स्क्वायर बाई आर से निकालेंगे। बी की वैल्यू यहाँ पर 2t है, तो यहाँ पर 2t, t की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2t बाई हमें r रखना, r का वैल्यू 30 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 हो गया, मीटर में बदल गया। तो 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर 36 अपान 30 और 10 की पावर -2 ऊपर के 100 हो गया। 0 से एक 0 कट गया, तो 360 से 360 22, तो ये हो गया 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेंटीमीटर एक्सेशन आ गया। टेंजेंशियल एक्सेशन AT जो होता है वो dB बाई dt से निकाला जाता है। टेंजेंशियल एक्सेशन dB बाई dt से, तो 2t का डिफरेंशिएट करो तो ये वैल्यू 2 आएगा, तो ये वैल्यू 2 आ गया। तो हमारा टेंजेंशियल और रेडियल पूछा गया है। रेडियल आएगा 120 और टेंजेंशियल आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 9। ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 2.5 किलोग्राम विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद बैट रिटर्न विद सेम स्पीड। सेम स्पीड से रिटर्न होगा। F बराबर होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T।
मोमेंटम में चेंज 2 टाइम्स हो जाएगा 2mv/t, क्योंकि सेम स्पीड से रिटर्न हो रहा है, मोमेंटम केवल डायरेक्शन में चेंज होगा तो 2mv हो जाएगा। मास का वैल्यू 0.25, वेलोसिटी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 0.01, पॉइंट से पॉइंट कट गया 50 यानी 500, यहाँ पर हमारा न्यूटन आएगा फोर्स। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, if earth were we suddenly contract to 1/10 of its present radius without any change in mass, मास यहाँ पर चेंज नहीं करना है, तो बताना है ड्यूरेशन ऑफ न्यू टाइम। तो आपको मालूम है I1 ω1 बराबर कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, तो I1 की जगह पर 2/5 अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr², ओमेगा की वैल्यू 2π/t, m2। अब चलो I2 की वैल्यू 2/5 m, r की वैल्यू हम लोग कितना लेंगे 1/n, तो r/n हो गया, r/n का स्क्वायर 2π/t, यहाँ पर t डैश हो जाएगा। टाइम पीरियड निकालना है क्वेश्चन में, 2/5m से 2/5m कट गया, 2π से 2π कैंसिल हो गया, r² से r² कट गया, t डैश बराबर हो गया हमारा, ये t ऊपर चला जाएगा t/n², t/n², t का वैल्यू 24n², तो 24/n² राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, इफ रॉड इज अनबैंक्ड एंड द कोफिशिएंट, रोड इज अनबैंक्ड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है क्वेश्चन में, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू विदाउट स्लिपिंग, तो v बराबर होता है √μ/g, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 0.8 है, r की वैल्यू क्वेश्चन में 84.5 है, और g की वैल्यू 10 रख देंगे, आंसर आ जाएगा लगभग, ये आंसर हमारा 26 आ रहा है, तो 26 इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 12, टू सॉलिड स्फीयर ऑफ आयरन हैव रेडियस इन द रेशियो 1:2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है। क्वेश्चन में रेडियस दिया लेकिन मास नहीं है, मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी, यहाँ पर पाई कांस्टेंट, तो यानी कि m प्रोपोर्शनल टू r³। चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर हो गया m की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे r का पावर 3, तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r का पावर 5, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया r की पावर 5। रेशियो में लिखना है वैल्यू, I1/I2 बराबर हो गया R1/R2 का पावर 5, R1 का वैल्यू 1, रेशियो दिया है 1:2 का पावर 5, 1:2 का रेशियो पावर 5 में है, तो इसका वैल्यू 1/32 आ जाएगा, चौथा आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है ए कांस्टेंट पावर इज सप्लाइड टू ए रोटेटिंग डिस्क, कांस्टेंट पावर बराबर होता है टाउ इंटू ओमेगा, ठीक है ना, पावर इक्वल टू, तो P इक्वल टू टार्क होता है I इंटू अल्फा इंटू ओमेगा, ठीक है ना, तो P/I बराबर हो गया हमारे पास अल्फा इंटू ओमेगा, अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं ओमेगा, अल्फा हो जाएगा हमारा d⍵/d², ठीक है ना। देखो कैसे आया, अल्फा को हम लोग देखो अल्फा को लिखते हैं d⍵/dt, या इसी को लिखते हैं d⍵/d², ठीक है ना, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे लाके रख दिया अल्फा की जगह पर, ठीक। तो यहाँ पर P/I d² बराबर हो गया ω² दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आया P/I बराबर, इसको इंटीग्रेट करेंगे ω�³ पावर कांस्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, और हमें यहाँ पर थीटा और ओमेगा में रिलेशन देखना है, थीटा प्रोपोर्शनल टू ω³, ठीक है, थीटा लिख सकते हैं
नंबर ऑफ रोटेशन 2 पाई n है ना, तो थीटा की वैल्यू 2 पाई n से लिखेंगे, 2 पाई n प्रोपोर्शनल टू ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा बराबर या ओमेगा प्रोपोर्शनल टू n का पावर 1/3, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू n का पावर 1/3, पहला आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए स्फेरिकल प्लेनेट far out in space has mass m naught and diameter d naught, a particle of mass m falling, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू एम जी बराबर क्या लिखोगे, जी एम नॉट इंटू स्मॉल एम अपान रेडियस को इन्होंने डायमीटर के टर्म में दिया है, तो डायमीटर का डी नॉट बाई 2 का स्क्वायर, एम से एम कट गया, तो जी की जो वैल्यू आएगा जी एम नॉट अपान डी नॉट का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4 जी एम नॉट, तो ये आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज ए मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, और यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स दे रखा, तो सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू माइनस के बाई आर स्क्वायर है, इसी को एम बी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे, है ना, सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, आर से ये आर स्क्वायर में से कट गया, तो एम बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा आया माइनस के बाई आर। काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग निकालें, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गया हाफ एम बी स्क्वायर की जगह के बाई आर लिखेंगे, और चूंकि ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है तो पॉजिटिव में आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमें हाफ के बाई आर आया। टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस का काइनेटिक एनर्जी, माइनस और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू माइनस में कर देंगे, तो ये हमारा टोटल एनर्जी आ जाएगा, तो माइनस का के बाई 2r, माइनस के बाई 2r यहाँ पर है टोटल एनर्जी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, उसका माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ए बॉडी रोल्स विदाउट स्लिपिंग, द रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है क्वेश्चन में, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल एनर्जी, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है के रोटेशन अपान के टोटल की वैल्यू निकालना है। रोटेशन एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और डिवाइडेड बाई टोटल जो होता है रोटेशनल पर ट्रांसलेशन दोनों होती है हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर से हाफ एम बी स्क्वायर कट गया, ये वैल्यू हमारे पास आया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कट गया, तो ये बचा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 17, a body of mass 1 kilogram is thrown upward with velocity 20, momently come to rest after attaining height of 18 मीटर, तो यहाँ पर किसी बॉडी को फेंका गया 20 से, और ये 18 मीटर रेस्ट आफ्टर अटेंडिंग ए हाइट ऑफ 18 मीटर, तो ये 18 मीटर जाके रुक गया। हाउ मच एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन ना होता तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो एच की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो फाइनल वेलोसिटी 0 करें, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है, ठीक है ना, तो एच देखें भाई, अगर ये 0 हो गया, यू स्क्वायर का वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर का वैल्यू हम लोग स्क्वायर में 400 हो गया 20 का स्क्वायर, और 2g का वैल्यू 10, तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास 20 मीटर, यानी कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना होता तो 20 मीटर ये जाता, लेकिन एयर रेजिस्टेंस के कारण इसकी हाइट कितनी हो गई 18 मीटर, तो जो हाइट में चेंज आया उसके कारण एनर्जी में लॉस होगा, तो जो एनर्जी लॉस होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh2 माइनस h1, m की वैल्यू हमें 1 है, g की वैल्यू 10 है, हाइट में जो लॉस हुआ वो कितना हो गया 20 माइनस 18, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हाइट का लॉस हो गया वो 2 हो गया, तो 2 इंटू 10 यानी 20 जूल का यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा,
तो अगर ये 20 से फेंकते और एयर रेजिस्टेंस ना होता तो हाइट आती हमारी 20, है ना। हाइट हमारी कितनी आती, 20 मीटर। इसका मतलब है कि यहाँ पर गया कितना, 18। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस किसके कारण हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस में। तो हाइट 20 होना चाहिए, 18 हो गया। तो हाइट का जो डिफरेंस आएगा उसमें वही पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा। तो यह एनर्जी में लॉस आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज 20 किलोग्राम अबाउट डायमीटर। स्फीयर का डायमीटर के अबाउट 2/5 mr² होता है और ये वैल्यू क्वेश्चन में 20 है। ये वैल्यू 20 बराबर हो गया 2/5 mr², ठीक है ना। तो ये 10 हो गया, यानी mr² बराबर 50 आया। अब क्वेश्चन में बोला गया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट। तो टेंजेंट के अबाउट वैल्यू हमारा 7/5 mr² आता है। mr² का वैल्यू 50 है, 7/5 इंटू 50, तो ये 10 हो गया, 7 इंटू 10 70। तो 70 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19। टू सैटेलाइट ऑफ मास m1 एंड m2 आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। हमको मालूम है जब सैटेलाइट घूमता है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r से लिखी जाती है। वेलोसिटी का रेशियो v1/v2 बराबर √r2/r1 होगा, √r2/r1। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20। A particle is moving in a circular path of radius 5 meter with a uniform speed of 5 meter per second. What will be the average acceleration when the particle complete half revolution? तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद यहाँ पर बताना है, पार्टिकल मान लो A से गया और B तक, पार्टिकल की यहाँ पर वेलोसिटी v, इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी b। क्वेश्चन में हाफ रिवोल्यूशन में बताना है एवरेज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v/t। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, यहाँ पर v मतलब चेंज इन वेलोसिटी v और इसका डायरेक्शन नीचे होगा तो 2v हो गया, चेंज इन वेलोसिटी 2v। और जो टाइम आएगा उसका वैल्यू हाफ रिवोल्यूशन में कितना होता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी लेंगे πr और स्पीड हो गया v, तो टाइम की वैल्यू आएगा πr/v। तो 2v/πr/v, πr/v, ठीक है ना। v ऊपर चला गया तो 2v²/πr, ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू बताना है। 2v की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5 है, स्क्वायर करेंगे 25। πr का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है हमें 5, तो 5 से 25 कट गया, 5 2 जा 10, 10/π, 10/π इसका राइट आंसर होगा। आंसर होगा चौथा, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चूंकि सर्कुलर मोशन है स्पीड कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ए पे ऊपर की ओर तो बी पे नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो 2v का चेंज आएगा। 21, ए कार चेंजेस स्पीड फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में ये वैल्यू दिया है, तो ये हो गया 18 इंटू 5/18, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 36 है, 5/18 करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना है, तो v बराबर होता है v बराबर u+at होता है, v बराबर u+at। फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है 36 यानी 10, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 5, a का वैल्यू और टाइम हमें दिया है क्वेश्चन में 5 सेकेंड। तो यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन आ गया हमारे पास वो आ गया 1, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 1 हो गया। a और अल्फा में हमें आंसर a बराबर होता है अल्फा क्रॉस r हो गया, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर हो गया a/r, तो a का वैल्यू 1, r का वैल्यू क्वेश्चन में है पॉइंट, अच्छा डायमीटर है, ये डायमीटर है तो r हो गया 0.4, 10/4 2.5, तो 2.5 इसका राइट आंसर होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यूनिफॉर्म थिन आइडेंटिकल रॉड, दो रॉड है AB और CD,
ईएफ वाले लाइन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये बाइसेक्टर पॉइंट है, तो ये एंगल बनेगा 45, ठीक है ना। ये एंगल कितना बनेगा 45। इस रॉड का इस पे निकालो और इधर से भी 45, तो यहाँ पर दोनों रॉड से एंगल जो बनेगा 45 बनेगा। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हो जाएगा mL²/12 इंटू साइन स्क्वायर 45, है ना। यही इसका भी आएगा, इस रॉड का इस एक्सिस पे, तो इस रॉड का इस एक्सिस पे ये वैल्यू आया, इस रॉड का इस एक्सिस पे ये वैल्यू, यही वैल्यू इस पे भी आएगा। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू mL²/12 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये mL²/12, इसका राइट आंसर mL²/12, सी ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में बोला गया है सर्कुलर पाथ है जिसका टेंजेंशियल एक्सेशन 2 है और लीनियर वेलोसिटी 30 है। टोटल एक्सेशन, टोटल जो एक्सेशन होता है, टोटल एक्सेशन जो होता है वो सेंटीपिटल एक्सेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेशन का स्क्वायर के बराबर होता है। सेंटीपिटल एक्सेशन पहले निकाल लो, b²/r से निकलेगा। सेंटीपिटल एक्सेशन b²/r, b की वैल्यू 30 स्क्वायर करेंगे तो 30 इंटू 30, r का वैल्यू क्वेश्चन में 500 है, 1 2 0 कट गया, 9/5 आया, 9/5। तो सेंटीपिटल स्क्वायर ये हो गया 9/5 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, अंडर रूट में लेंगे। 9/5 अगर ये 10 होता तो 10 होता, तो ये हो जाता 10 अगर मान के करें तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2√2, यानी हमारा लगभग 2.8 आएगा, लगभग ये वैल्यू 2.7 आएगा, 2.8 से कम आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच थ्रू। तो कोई स्प्रिंग को बोला गया है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है और इसको स्ट्रेच किया गया, ये मान लेते हैं मेन पोजीशन है, इसको स्ट्रेच किया गया इस पोजीशन से कितनी दूरी तक, थ्रू अ डिस्टेंस s डिस्टेंस तक इसको खींचा गया, तो कितना वर्क डन हुआ 10। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन ऑन द स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एडिशनल डिस्टेंसेस। अगर s और खींच दिया जाए तो s यहां से और खींच दिया जाए, तो अब एडिशनल हो गया हमारा s प्लस s 2s। जो एनर्जी का चेंज आता है डेल्टा U बराबर हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हाफ के x2 मतलब हो गया 2s का स्क्वायर, 2s का स्क्वायर मतलब 4s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास हाफ के 4 के s में से, तो ये हो गया 3, इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 1/2 के s स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, पहले वाले में जब खींचा गया था s, तो पहला जो एनर्जी था हमारा, एनर्जी का इनिशियल जो वैल्यू था हाफ के s स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना है 10। हाफ के s स्क्वायर का वैल्यू 10 जूल है, तो हाफ के s स्क्वायर की जगह 10 रख देंगे, तो 3 इंटू 10, तो ये वैल्यू आ गया 30, ठीक है ना। शॉर्टकट में ये हमेशा देखो, जितना एडिशनल अगर डिस्टेंस जितना था उतना ही और खींचना है, तो हमेशा जो एनर्जी आएगा वो 3 गुना हो जाएगा, यानी वर्क डन जो आएगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले 10 था, एडिशनल खींचा गया तो इसका 3 गुना कर दो, तो यानी 30 आंसर आएगा। चलिए 25, इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h, चेंज इन द वैल्यू हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो डेल्टा g बराबर होता है हमारा, डेल्टा g/g बराबर होता है, अगर ऊपर जाता है 2h/r, है ना, ये ऊपर के केस में है, और अगर डेप्थ में जाते हैं तो डेल्टा g/g बराबर होता है d/r, ये नीचे के केस में होता है। दोनों के केस में डेल्टा g यानी चेंज का वैल्यू सेम है,
तो ये वाला वैल्यू सेम हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 2h के बराबर होना चाहिए। d बराबर 2h होना चाहिए, यानी x इक्वल टू 2h। क्वेश्चन नंबर 26। A shell is fired from a cannon with velocity v at angle theta with horizontal direction at the highest point। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जो इनिशियल मोमेंटम होगा टकरा ब्लास्ट से जस्ट पहले का मोमेंटम और ब्लास्ट के जस्ट बाद का मोमेंटम कंजर्व करना है। तो मान लेते हैं जो शेल है उसका मास 2m है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v cos थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा i। ब्लास्ट होने के बाद इक्वल पार्ट में टूट गया तो एक पार्ट रिट्रेस किया, रिट्रेस का मतलब जैसे आया वैसा लौट जाएगा। मास लेंगे m, वेलोसिटी लेंगे v cos थीटा, डायरेक्शन लेंगे -i। दूसरा वाला जो पार्ट होगा हमको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, उसका मास हो जाएगा m, वेलोसिटी v डैश, है ना। सारे m से m कैंसिल हो जाएंगे तो 2v cos थीटा i हो गया, ये इधर आके जुड़ जाएगा, प्लस v cos थीटा बराबर हो गया v डैश। तो v डैश की वैल्यू हमारी आई 3v cos थीटा, 3v cos थीटा, है ना। तो आंसर हो जाएगा a। अगला है क्वेश्चन 27। बाई व्हाट परसेंटेज द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हैज टू बी इंक्रीज टू शिफ्ट इट फ्रॉम, परसेंटेज निकालना है भाई। तो जो एनर्जी हमें लगती है वो टोटल एनर्जी का जो चेंज होता है, इनिशियल एनर्जी होगी माइनस का GMM बाई 2r, पहले रेडियस है r तो 2r, है ना, इनिशियल एनर्जी। फाइनल जो एनर्जी होगी जब उसका रेडियस 3/2r कर देंगे तो माइनस का GMM बाई, अब r लेंगे 3/2r, 3/2r, ठीक। टोटल एनर्जी पहले r 2r है और 2 × 3/2r, ये हो गया फार्मूले में 3/2r है। अब हमको निकालना है परसेंटेज चेंज, तो पहले चेंज निकालेंगे फिर चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो चेंज इनका कितना आ जाएगा, तो चेंज करेंगे तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो GMM बाई 2 1/r माइनस 1/3/2r, तो 2 पर चला जाएगा, ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा ये चेंज का वैल्यू आया, तो चेंज का वैल्यू आया G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2, और यहाँ पर 3r, अगर एलसीएम लेंगे 3r तो ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यानी 1/3, 1/3r यहाँ पर बचेगा, ठीक है ना, 1/3r। ये चेंज का वैल्यू आया। चेंज अपॉन इनिशियल परसेंटेज में निकालना है, तो चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू रखो, तो इनिशियल वैल्यू हमारा है माइनस का GM/2r, GM/2r, तो ये 2r कट जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा आ गया GM। देखो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो GM/2 कट गया और r कट गया, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा 1/3। तो यानी कि चेंज, फ्रैक्शनल चेंज हमारा 1/3 आया। परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, तो परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/3 करेंगे तो ये 33.3 आ जाएगा परसेंटेज में। आंसर इसका होगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिंग रोलिंग डाउन। तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई रिंग यहाँ पर रोल करे, रिंग अगर रोल करें तो जो एक्सेशन होता है वो होता है G साइन थीटा 1 + k² r²। चलो यहाँ से वैल्यू रखें, G
साइन थीटा की वैल्यू 30, 30 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग के लिए 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, जी बाई 4। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मास m इज ऑसिलेटिंग इन ए प्लेन एबव वर्टिकल लाइन बिटवीन एंगुलर लिमिट, यहाँ पर दे रखा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है और थीटा की वैल्यू लेस देन 5 है। टेंशन की वैल्यू बताना है वेलोसिटी के टर्म में। फिगर देखो भाई, मान लेते हैं यहाँ पर कोई सिंपल पेंडुलम है, तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना। ये एंगल क्वेश्चन में फाई है और ये पोजीशन का एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल हमारा कितना है, इसको बोलते हैं फाई। क्वेश्चन में बताना है हमें टेंशन की वैल्यू इन द स्ट्रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर mg नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, ये एंगल जो होगा वो हमारा थीटा होगा। mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, तो इक्वेशन बनेगा t माइनस mg cos थीटा, t माइनस mg cos थीटा बराबर, यहाँ की वेलोसिटी मान लेते हैं v है, तो ये वैल्यू हो जाएगा mb स्क्वायर बाई एल। t माइनस mg cos थीटा बराबर mb स्क्वायर बाई एल। तो ऑप्शन यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर हमको इस जगह की वेलोसिटी निकालना होता तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2gl cos थीटा माइनस cos फाई, cos थीटा माइनस cos फाई, ये आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पावर ऑफ इंजन विच एक्सीलरेट ए कार ऑफ मास 800 किलोग्राम टू स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम रेस्ट। तो 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5/18 से करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को हम लोग लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t, 1/2। मास का वैल्यू क्वेश्चन में 800 है, टाइम का वैल्यू क्वेश्चन में 32 है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 20 का स्क्वायर 400 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको कट करेंगे, 8 से 4 आएगा और 4 से ये 4 कट गया, तो 100/2 यानी कि ये 10 की पावर 2, ये हो गया हमारा 1/2 इंटू यानी कि 5000। देख लो भाई, ये 2 जीरो ये 2 जीरो मिलके हो गया हमारा 10,000 डिवाइडेड बाई 2 5000 वाट, या इसी को लिखेंगे 5 किलोवाट। तो 5 किलोवाट इसका राइट आंसर फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर है 31। ए 2 किलोग्राम ब्लॉक ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन ए स्प्रिंग हुज फोर्स कांस्टेंट इज के। तो एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, इसको ड्रॉप किया गया, हाइट 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर से छोड़ा गया है, और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो यहाँ पर चली आएगी कितना दूरी, x डिस्टेंस वो नीचे आ गई, तो यहाँ पर जो फाइनल बनेगा ये हो गया, ठीक है ना। तो स्प्रिंग x नीचे दब गई, मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना, कंप्रेशन बताना है, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। वर्क डन ग्रेविटी
नीचे की ओर है mgh प्लस एक्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग जो होगा निगेटिव होगा, है ना, ये स्प्रिंग इधर दे हुए तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो माइनस में हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें निकालना है क्वेश्चन में x की वैल्यू, तो यहाँ पर हो गया mgh प्लस एक्स बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, m की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2 किलोग्राम, g का वैल्यू 9.8 रख दो यहाँ पर, h का वैल्यू 40 सेंटीमीटर है मतलब 0.4 मीटर, x बराबर हाफ, k का वैल्यू 1960 और x स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, ये 9.8 से ये वैल्यू कट जाएगी तो ये हो जाएगा 200। ठीक है ना, 200, ये हो जाएगा 2 से 100 और 2 से ये 50। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा ये हो गया, हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 50 है ना, 50 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0.4 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x आएगा वो हमारा 0.1 मीटर आएगा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आएगा, तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सपोज रेडियस ऑफ मून ऑर्बिट, तो क्वेश्चन में देखो टाइम पीरियड जो होता है t² प्रोपोर्शनल टू, केपलर से थर्ड लॉ लगाओ तो t प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3/2 हो जाएगा। रेडियस यहाँ पर डबल हो गया तो t डैश बराबर 2r का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमारी जो आएगी 2 का पावर 3/2 हो जाएगा, तो t डैश इक्वल टू 2 का पावर 3/2 टाइम्स ऑफ t, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33, A satellite of mass m is orbiting around Earth at height of h above the surface of Earth. Angular momentum satellite L is equal to m b r, m b की वैल्यू अंडर रूट g m by r इंटू r, m अंदर चला जाएगा तो g कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर, और ये r स्क्वायर ऊपर नीचे r कट जाएगा तो r बचेगा, अंडर रूट जी एम स्क्वायर इंटू आर, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर। तो पूछा किसके, और जो आर होता है, आर बराबर होता है आर प्लस एच, इसका मतलब ये सब पे डिपेंड करेगा, सैटेलाइट एम पे डिपेंड करेगा, कैपिटल एम पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा, एच प्लस आर यानी कि एच पे डिपेंड करेगा, नन आंसर होगा। इंडिपेंडेंट पूछा है, किसका इंडिपेंडेंट होगा। स्फीयर बॉल्स रोल्स ऑन ए टेबल विदाउट स्लिपिंग, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, तो के रोटेशन अपॉन के टोटल का वैल्यू निकालना है। रोटेशन का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, टोटल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर से हाफ एम बी स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5 होता है, 1 प्लस 2/5 हो गया 7/5, 5 से 5 कट गया, आंसर आएगा 2/7, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35, ए पर्सन होल्ड्स ए बकेट ऑफ वेट 60 न्यूटन, ही वॉक 7 along द हॉरिजॉन्टल। देखो जब पर्सन जो है हॉरिजॉन्टल में चलेगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल 90 है, वर्क डन 0 हो जाएगा। अब बोला गया है वर्टिकल क्लाइंब ऑफ ए वर्टिकल डिस्टेंस, जब पर्सन ऊपर की तरफ चढ़ेगा विद 5 मीटर, फोर्स ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, वर्क डन हो जाएगा F इंटू एस, एंगल का वैल्यू 0, फोर्स का वैल्यू यहाँ पर दिया है 60 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 7,
ये आ जाएगा हमारा 60 और अच्छा ये है 5 है ये, तो ये वैल्यू आ जाएगा 300 न्यूटन इंटू मीटर। तो जो हॉरिजेंटल में चलेगा 7 मीटर हॉरिजेंटल में चलेगा तो उसका वर्क डन 0 आएगा, लेकिन जब वर्टिकल चलेगा तो उसमें फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगेगा, वहां पर वर्क डन आएगा, तो आंसर 300 आएगा। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो F जो होता है वो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt होता है, और अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो F की वैल्यू अगर 0 हो गया तो डेल्टा P का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। मोमेंटम मतलब m इंटू वी कंजर्व होगा। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होगा, सही है। कौन वेरी करेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। मोमेंटम अगर कंजर्व हो गया, मास कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो mvc होता है, तो वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू वी सी, जहां पर v जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, ये भी कंजर्व होगी। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये डिफरेंट होगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है ये वेरी करेगा, तो आंसर इसका 4th होगा, चौथा आंसर होगा। तो पूछा गया है कौन सा वेरी करेगा, तो वेरी करेगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ए कार टर्न ए कॉर्नर ऑन ए स्लिपी रोड, क्वेश्चन में बताना है मिनिमम रेडियस ऑफ आर्क, तो v बराबर होता है √μ/r(g)। v की वैल्यू क्वेश्चन में 12 है, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 0.4 है, r की वैल्यू निकालना है, g की वैल्यू 10 है, तो ये हमारा आ गया 144 बराबर 4r, तो r बराबर आ गया 36, तो 36 इसका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38। When the length of second pendulum on the earth, when g is 9.8, the length of second pendulum on the planet where g is equal to 4.9, आधा हो गया, तो t बराबर होता है 2π√L/g, ठीक है। टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा, 2π√L को निकालना है, g की वैल्यू 4.9 कर दिया। पहले हमारा 9.8 था, इसका आधा कर दिया, तो अगर ये आधा करोगे तो टाइम पीरियड लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ जो है वो g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ भी हमारी आधी हो जाएगी, आधी का मतलब हो जाएगा c, तो जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g है। g का वैल्यू क्या हो रहा है? g/2 हो गया, तो लेंथ क्या होगा? L/2 हो जाएगा, तो लेंथ की वैल्यू आधी 0.5 हो जाएगा। 39 ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is allowed to fall from rest along a rough inclined plane, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द बॉटम, स्पीड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी है वो थीटा एंगल से यहाँ पर जाए तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी? तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का स्क्वायर होगा ये u² प्लस u का वैल्यू 0 प्लस 2 a का वैल्यू होगा g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू ये दूरी अगर s माने तो ये s हो गया। तो जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गया, यानी मास की पावर 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40। ए पर्सन इज ड्राइविंग ए व्हीकल, तो क्वेश्चन में बताना है पर्सन स्लिप विदाउट टेकिंग टर्न। क्वेश्चन में विल द पर्सन स्लिप बताना है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो √μ/g होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी देख ले कितनी निकलेगी, म्यू का वैल्यू 0.1, r का वैल्यू 5 है, g का वैल्यू हमारा 10 है।
तो √5 आया हमारे पास वैल्यू, √5। तो वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर हो गया 5। तो वेलोसिटी का स्क्वायर 5 आया। तो ए पर्सन विल नॉट स्लिप, तो इतना मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर चलेगा तो पर्सन स्लिप नहीं करेगा। इससे ज़्यादा इसका वैल्यू ग्रेटर लेस देन या इक्वल टू इतना होना चाहिए, लेस देन या इक्वल होगा। इससे ज़्यादा होगा तो स्लिप कर जाएगा। ए पर्सन विल स्लिप इफ v स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10, a person is asleep if v square is greater than 2m 5m। तो ये आंसर 4 होगा, 5 ये हो जाएगा आंसर हमारा। तो पर्सन स्लिप तब करेगा जब उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 41। ए बस कैन स्टॉप बाय अप्लाइंग ए रिटार्डिंग फोर्स। देखो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो होता है u स्क्वायर अपॉन 2a, a की जगह f बाई m हो जाएगा। तो स्टार्टिंग ये होगा हमारा s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। क्वेश्चन में बोला गया है मास 50% इंक्रीज कर दिया गया। तो मास अगर 50% इंक्रीज कर गया तो s डैश हो गया 1.5 m, ठीक है ना। तो मास यहाँ पर कितना बढ़ गया 1.5। पहले मास हमने माना 1 था, 50% इंक्रीज मतलब 0.1 बढ़ गया तो 1.5 हो गया। तो s डैश का वैल्यू कितना हो गया 1.5 s। चलिए पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 311 के रेशियो में टूट रहा है, और जिनका मास सेम है वो जो है 60 मीटर पर सेकेंड से। तो मान लेते हैं ये मास हमारा है 5m का, ये टूटा यहां से दो मास जो कि सेम वैल्यू के हैं, मतलब 1m, उनकी वेलोसिटी 60 और 60 है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट मोमेंटम आ गया 1 इंटू 60 तो 60√2 ये मोमेंटम आ गया। जो तीसरा पार्ट होगा उसका रिजल्टेंट मोमेंटम इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में ये वैल्यू हो जाएगा, मास हो गया 3m, वेलोसिटी v डैश बराबर 60√2। तो 3 से ये 60 काट दोगे, m से m कट गया, तो v डैश का वैल्यू आ गया 20√2। तो 20√2 इसका राइट आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 43। ए सर्टेन ऑब्जेक्ट वर्टिकली प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और इक्वल टू हाफ ऑफ द स्केप वेलोसिटी v स्केप बाई 2 से प्रोजेक्ट किया गया। पूछा गया हाइट क्या होगी। तो जो h होता है वो हमारा डायरेक्ट निकाल सकते हो, r अपान v स्केप का स्क्वायर अपान v प्रोजेक्टेड स्क्वायर माइनस 1। इसको r रखो, स्केप वेलोसिटी की वैल्यू ve रखेंगे, और इस जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है ve बाई 2 स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 होगा, v से वो हट गया, 4 ऊपर चला गया तो r बाई 3। पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44। टू अनइक्वल मास a and b मूविंग along straight road brought to rest by equal retarding force m। तो देखो v बराबर होता है u प्लस at, ठीक है ना। क्वेश्चन में टू अनइक्वल मास है a and b मूविंग along straight line are brought to rest by equal retarding force। a moves twice the time as b but goes only 1/3 of the distance covered by before coming to rest। तो क्वेश्चन में रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालना है। देखो यहां पर क्या करेंगे, पहले तो हम लोग डिस्टेंस की इक्वेशन बनाएं। क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ ए है, ए मूव्स ट्वाइस द टाइम एज बी, तो टाइम ऑफ ए इज 2 टाइम्स टाइम ऑफ बी, ये क्वेश्चन में दिया है। बट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई बी, तो डिस्टेंस ऑफ ए इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी बाई 3 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। और क्वेश्चन में इक्वल रिटार्डिंग फोर्स लगाया जा रहा है। तो पहले तो इक्वेशन लिखेंगे b बराबर u माइनस एटी, b बराबर u माइनस एटी है।
फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है, ये 0 हो रहा है, तो टाइम बराबर आ गया u बाई ए, टाइम की वैल्यू u बाई ए आ गई। तो ठीक है, टाइम का फार्मूला ये आ गया। डिस्टेंस का वैल्यू निकालें, डिस्टेंस बराबर ut माइनस हाफ AT स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस बराबर ut माइनस हाफ, u का वैल्यू ut माइनस हाफ AT स्क्वायर, या b स्क्वायर से लगाएं डिस्टेंस का फार्मूला, तीसरा इक्वेशन लगा लें, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो s बराबर हो गया u स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, क्वेश्चन में टाइम दिया है, तो टाइम को हम लोग लिखें तो ta बराबर ua अपॉन a, tb बराबर, और TA का वैल्यू ये आया, यही वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ TB है, तो TB को हम लोग ऐसे लिखेंगे, TB बराबर 2 टाइम्स ऑफ UB अपॉन A। ठीक है ना, तो यहां पर A का वैल्यू इस वाले वैल्यू में रख दिया, TA बराबर 2B, तो TA बराबर 2, तो UA बाई UB बराबर ये आ गया, A कट गया, तो यहां से हमें टाइम का चलो UA बाई UA आ गया। हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। अच्छा, डिस्टेंस भी दिया है क्वेश्चन में, ऐसे का वैल्यू ऐसे हो गया u स्क्वायर UA स्क्वायर अपॉन 2a बराबर UB स्क्वायर अपॉन 3, UB स्क्वायर बाई 3 इंटू 2a। हमें UA अपॉन UB का वैल्यू निकालना है t के टर्म में। अच्छा, एक्सेशन नहीं दिया है तो भाई एक्सेशन थोड़ा सा टाइम के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू दिया है इसको यहां से रखेंगे। टाइम का वैल्यू निकालने पहले, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, तो टाइम जो दिया है उससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो A बराबर आया u बाई टी ए, ठीक है ना, ये एक्सेशन A का आया। एक्सेशन B का जो आएगा, क्योंकि अनइक्वल मास है, तो अनइक्वल मास है तो A का वैल्यू अलग अलग आएगा, UB अपॉन TB, ये हमारा A का रेशियो आ गया। डिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा, डिस्टेंस का देखो वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो इसको डिवाइड कर दिया, A अपॉन UB बराबर क्या आया, UA अपॉन UB इंटू TB अपॉन TA, UA अपॉन UB, और TA का वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ TB है, TB का वैल्यू TB, तो TA का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ TB है, TB कट गया, तो यहाँ 1/2 आ गया। ठीक है ना, डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस S इक्वल टू U बराबर हो गया √2as, तो UA बराबर √2as लिखेंगे, UB बराबर √2AB इंटू SB लिखेंगे। ठीक है ना, हमें रेशियो में निकालना है वेलोसिटी, तो UA अपॉन UB का वैल्यू √2 से 2 कट गया, तो रूट में A अपॉन AB, तो A अपॉन AB का वैल्यू हमारा आया UA अपॉन UB और बाई 2, ये 2 आया इंटू
एस ए अपान एस बी, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ऑफ ए कितना दिया है, डिस्टेंस ऑफ ए 1/3, तो डिस्टेंस हो गया 1/3, तो ए का वैल्यू हो गया 1/3, 1 यानी 1/6। तो यू ए अपान यू बी का वैल्यू जो आया, यू ए अपान यू बी का स्क्वायर अगर लिखे तो ये कट जाएगा, तो 1/6 आएगा, 1:6 का रेशियो आएगा, तो 1:6 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आंसर जो हमारा आ रहा है वो फर्स्ट आएगा। तो पहले तुम क्या निकालो, एक्सेशन का यहाँ पर रेशियो निकाल लो, और एक्सेशन के रेशियो से फिर हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस इसको इक्वेशन लगाएंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अगर v वेलोसिटी से चल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड सडनली डिसअपीयर, तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हट जाएगा तो फोर्स हट जाएगा, तो पार्टिकल टेंजेंशियल यहाँ ऐसे जाएगा और यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू 0 होगा, तो इसी वेलोसिटी से वो टेंजेंट ऐसे इसी इसके टेंजेंट पे स्ट्रेट लाइन बनाते हुए निकल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विल बी v, तो v वेलोसिटी से जाएगा। तो ये था हम लोग का जो हम लोग का पीसी एग्जाम हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री टेस्ट का, उसका फिजिक्स का सेकंड टेस्ट हुआ है और इसका ये आज डिस्कशन था। उम्मीद है आप सभी को डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच।